सभी को पुणी थे स्वागत। आम आज दशम श्रेणी लाइफ साइंस षष्ठ अध्याय जनन आलोचना करवा। जनन बा प्रजनन जीव मानकर एक विशेषत्व। यही प्रक्रिया जरिए जीव माने ठीक निज परी जीव बा अपत्य सृष्टि करी वंश वृद्धि और वंश रक्षा करते। सुतरां वंश रक्षा रे यही प्रक्रियार महत्वपूर्ण भूमिका रही। यापर आम देखा जननर प्रकार भेद। वंशवृद्धि मुख्यतः दुईटी उपाय होता है, यथा अलिंगी जनन एवं लिंगीय जनन। आम देखा अलिंगी जनन। जो प्रकार जनन रे जनन कोशर मिलन न घटी नुआ अपत्यटीए सृष्टि होता है, ताहाकू अलिंगी जनन कहुए। यही अलिंगी जनन प्रक्रिया साधारणतः अणुजीव समेत केतेक निम्न श्रेणीर उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाए। तापर हम देखा लिंगीय जनन। लिंगीय जनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करुवा जीव मानक शरीर रे दुई प्रकार कोष थाए। एक कायिक बा सौम्य कोष एवं दुई जायक कोष। कायिक कोषर गुणसूत्र बा क्रोमोजोम संख्या एक जुग्म संख्या बा सम संख्या भावे रही है। यही क्रोमोजोम संख्या गोटे जीवर जाति पई स्थिर बा अपरिवर्तन। उदाहरण स्वरूप मनुष्य यही संख्या 46, मक्कारे गुणसूत्र संख्या 20। यही गुणसूत्र गुड़िक जुग्म संख्या रूप में रोथिबारु यही संख्या को द्विगुणित बा डिप्लॉयड संख्या कहुए एवं यह 2n भावे सूचित करा जाए। सौम्य कोशर विभाजन द्वारा शरीर वृद्धि मरामती आदि संभव होता है। सौम्य कोशर विभाजन को माइटोसिस कहुए। यही विभाजन जात अपत्य कोशर क्रोमोजोम संख्या मातृकोशर क्रोमोजोम संख्या सह समान रही है। पुरुषर जनन अंग मुस्क बा टेस्टिस तथा स्त्रीर डिंबाशय थिबा जायक कोश एवं सपुष्पक उद्भिदर फूलर केसर थिबा पराग मातृकोश तथा फलिका चक्र रे थिबा मेगास्पोर मातृकोश एथिरे मध्य 2n संख्यक गुणसूत्र थाए। जुग्मक जनन प्रक्रिया रे जुग्मक सृष्टि समय रे अर्ध विभाजन बा मियोसिस नामक एक विभाजन होता है। एथिजोगु जुग्मक सृष्टि हेले जुग्मक रे गुणसूत्र संख्या अधा हो जाए। यही संख्या को एक गुणिक बा हाप्लॉयड संख्या कहुए एवं यह को n भावे सूचित करा जाए। मनुष्यर जुग्मक रे थिबा गुणसूत्र संख्या 23 और मक्कारे जुग्मक रे 10टी गुणसूत्र देखा जाए।
पुजुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन बा समायन फल जुग्मज सृष्टि हुए। एथिरे दुईटी जुग्मकर एनएन संख्यक गुणसूत्र मिसिबा द्वारा जुग्मजरे 2n संख्यक गुणसूत्र रहे। स्त्री जुग्मक और स्त्री जुग्मकर गठन, आकार, आयतन, आचरण और व्यवहार आदि भिन्न भिन्न होता है। दुई प्रकार जुग्मक एकापरी होइतिले सेगुड़िकु समजुग्मक एवं से प्रक्रिया को समजुग्मन कहा जाए। से भली जुग्मक दुईटी भिन्न होइतिले सेगुड़िकु असम जुग्मक तथा सेमानक मिलन को असम जुग्मन कहा जाए। साधारणतः शैवाल, कबक और केतेक आदि पानी परी जीव ए दुई प्रकार प्रक्रिया देखाई था। उन्नत उद्भिद और प्राणी रे देखा असम जुग्मन को डिंब जुग्मन कहा जाए। प्राय सबु क्षेत्र में देखा जाए आयतन दृष्टि पुजुग्मक छोट, गतिशील एवं सक्रिय होता है, किंतु स्त्री जुग्मक बेस बड़, आपाततः निष्क्रिय और स्थिर होता है। यही डिंब जुग्मन श्रेणी रे अच्छी आमर शुक्राणु और डिंबाणु। जुग्मकर मिलन फल जो जुग्मज गठित हुए यह होची जीवर प्रथम कोश। एथिरे समविभाजन हेबा फल तार आकार, आयतन और कार्य परिवर्तन एवं कोश चलन परी बहु प्रक्रिया घटी नुआ जीवटीए जात हुए। यापर आम 6.3 कोश विभाजन विषय देखिए। जीव जगत रे मुख्यतः दुई प्रकार कोश विभाजन देखा जाए। एक समविभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस एवं दुई होची अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस। माइटोसिस कायिक कोश रे संगठित होता बेले आदिजायक कोश रे मियोसिस बा अर्ध विभाजन संगठित होता है। आमे प्रथमे समविभाजन विषय आलोचना करिया। समविभाजन दुईटी पर्याय रे संगठित होता है। प्रथम पर्याय रे न्यष्ठिर विभाजन हुए, याकू न्यष्टि विभाजन कहा जाए। परवर्ती अवस्था रे कोश जीवकर विभाजन होता है। यही न्यष्टि विभाजन एक जटिल प्रक्रिया एवं यहाकू चारोटी अवस्था रे वर्णना करा जाई थाए। यथा एक आद्यावस्था, दुई मध्यावस्था, तीन उत्तरावस्था, चारि अंतिमावस्था। आमे प्रथम अवस्था आद्यावस्था विषय आलोचना करिया। आद्यावस्थार आरंभ रे क्रोमैटिन जालिका देखा जाए। यही जालिका क्रमे सुस्पष्ट स्थूल रूप धारण करी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र भावे दृश्यमान हुए। आद्यावस्थार शेष बेलू प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भावे विभाजित होइथिबार देखा जाए, किंतु गुणसूत्र केंद्र ठारे से माने लागी रही।
ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କୋଷର ଦୁଇ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଏବଂ ଦୁଇ ମେରୁରୁ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଏହି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଏହି ପୂର୍ବ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଭଳି ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ମେରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମେରୁରୁ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା। ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା। ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଭାଗକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତର୍କୁତନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 3 ଭାଗ ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ଗୁଣସୂତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର କୋଣାକାର ବା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ଦୁଇ ମେରୁରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଦେଖାଯାଏ। କ୍ରମେ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ମାତୃକୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତୃକୋଷଟି ଦୁଇଟି ସମରୂପୀ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀ ମାତୃକୋଷରେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ କୋଷ ଜୀବକର ସଂକୋଚନ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ସମବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ।